नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ और आज का आर्टिकल है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर द राइज रिफ्ट रिजाइन एमंग द कम्युनिस्ट। तो ये पूरा आर्टिकल नेपाल की पॉलिटिक्स पे नाम से पता चला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें राइटर ये बता रहे हैं कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कैसे पूरी तरह से पावर में आई। उसके पहले उसने कैसे स्ट्रगल किया, फिर पावर में आई कि कुछ दिन रही पावर में, फिर वो कैसे अपने उसी डायरेक्शन में चल दी जहाँ से वो चली थी, यानी अपने पतन की तरफ बढ़ रही है। तो इसमें नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कशन होगा। ये बताया जाएगा कि उसने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या झेला, तब यहाँ तक आई और आज फिर से अपने पुराने रास्ते पर चल दिया और वहीं पर जा रही है जहाँ से वो चली थी। इसमें और भी कुछ एंगल्स हैं। इसमें चाइना का एंगल है, चाइना के बारे में भी बताया जाएगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है और वो कितना इन्वॉल्व है। उसमें इंडिया का भी एक एंगल है और बहुत जरूरी है। अगर नेपाल की बात और इंडिया उसमें ना हो नहीं सकता, तो इंडिया का भी एक एंगल है। तो इंडिया के एंगल को भी जानेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है, वो कहाँ पर खड़ा है और इंडिया आगे क्या क्या कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। काफ़ी कुछ है जो नया है, जो पहले नहीं डिस्कस किया गया है। तो चलिए नेपाल के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स का लेवल क्या है, वो कहाँ पहुँच रही है और आने वाले दिनों में कहाँ जाने वाली है। तो चलिए बिना तरीके शुरू करते हैं और जानते हैं नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में। तो हेडिंग से क्लियर है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्टर द राइज रिफ्ट रीन्स एमंग द कम्युनिस्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उदय के बाद कम्युनिस्टों में दरार पैदा हो गई। तो इसकी हेडिंग है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, फिर उसके बाद उनके जो कम्युनिस्ट थे, जो उसके कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर थे, उनके बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई और आज वो फिर से उसी डायरेक्शन में चल रही है जहाँ से वो चली थी। तो शुरू की जा रही है इस बात को कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, उसमें एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया वहाँ की पॉलिटिक्स में। वहाँ की पार्टी जो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके लिए कुछ हद तक ये जो एक्शन हुआ है ये सब के लिए कुछ हद तक केपी ओली साहब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बोला जा रहा है कि केपी ओली साहब ने ये सब किया क्योंकि जो इंटरनल उनकी पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें पार्लियामेंट डिसॉल्व करना पड़ा और इस वजह से वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस आई है। तो इसके लिए केपी ओली साहब अकेले जिम्मेदार हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा, या उसके लिए और भी गुट हैं जो उसमें वो जिम्मेदार है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा किसी एक को आने वाले समय पे छोड़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल पॉलिटिक्स जो है नेपाल की वही कह रही है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई है उसके लिए आज की डेट में जो पीएम है उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व किया, इस वजह से आई है। और पार्लियामेंट उन्होंने क्यों डिसॉल्व किया, इसका रीज़न बताया जा रहा है कि उनका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ गए थे, बहुत सारे इशूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो है ये बहुत ही पुरानी पार्टी है, 1949 में बनी थी कोलकाता में और इसको बनाने वाला कोई और नहीं हमारे इंडियन थे। हमारे इंडियन जो कम्युनिस्ट के लोग हैं उन्होंने इसको सपोर्ट करके बनाया था 1949 में। जैसे ही नक्सल मूवमेंट हुआ नेपाल में, उसके बाद जो कट्टरपंथी वामपंथी का एक समूह था वो पहुंच गया नेपाल और उन्होंने वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एमएल बनाया 1978 में। तो ये सब नक्सलाइट मूवमेंट के बाद हुआ। नक्सलाइट मूवमेंट जैसे खत्म हुआ उसके बाद किया गया 1978 में फिर से। उसके बाद क्या हुआ कि इसी समय जो दूसरा एक कम्युनिस्ट का ग्रुप था उसने एक मॉइस्ट फोर्थ कन्वेंशन किया, माओवादियों का चौथा सम्मेलन किया। जो दूसरा ग्रुप था, एक्चुअली दो ग्रुप थे वहाँ पे, एक ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एमएल बनाया, जो दूसरा था मॉइस्ट फोर्थ कन्वेंशन किया, यानी माओवादियों का चौथा सम्मेलन, यानी वो मॉइस्ट थे तो मॉइस्ट की पार्टी बनाएंगे। फिर देखिए आगे क्या हुआ। 2018 में क्या हुआ कि ओली की एक पार्टी है यूएमएल और जो दूसरा है मॉइस्ट फ्रैक्शन, ये दोनों जो दूसरा है मॉइस्ट फ्रैक्शन इसको प्रचंड साहब लीड कर रहे हैं। इन दोनों का मर्जर हो गया नेपाल में और ये बन गई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। तो एनसीपी जो कि जिसको लीड किया जा रहा था पीएम ओली के द्वारा, वो अब डिसॉल्व हो गई है, अब वो टूट गई है। उसका रीज़न है कि पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है, इसलिए ऐसा हुआ। तो पार्लियामेंट डिसॉल्व होने की वजह से ये जो एनसीपी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर से स्प्लिट हो गई है, फिर से टूट गई है। एक वहाँ के पीएम जो केपी ओली साहब है उनका एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, किसी को पता नहीं था कि वो इस तरह का डिसीजन ले लेंगे। उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और जो वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, इन्होंने भी अप्रूव कर दिया। तो विद्या देवी भंडारी क्या है, वो ओली साहब की कलीग है, पार्टी कलीग। वो पहले एक ही पार्टी पे दोनों थे, वो उनकी कलीग रह चुकी हैं। तो विद्या देवी भंडारी ने बिना कुछ सोचे समझे उनका सपोर्ट कर दिया, इस वजह से वहाँ की पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई। जबकि उस पार्लियामेंट को 5 साल चलना था, 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ, तो उससे पहले डिसॉल्व कर दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था नेपाल की पॉलिटिक्स को, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देंगे। जो वहाँ की रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग बहुमत के साथ आई थी कि जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था। उसको 2/3 मेजोरिटी थी जो फेडरल पार्लियामेंट थी उसमें, और उसका 2/3 कंट्रोल था लगभग 6 सीटों पे। टोटल 7 प्रोविंसेस असेंबली हैं, उसमें से 6 जगह पे उसका 2/3 की मेजोरिटी थी, यानी पूरे देश में लगभग उसकी 2/3 की मेजोरिटी थी आज की डेट में। तो कोई भी बिल चाहे कोई भी बिल आसानी से पास करा सकती थी, कोई भी लॉ बना सकती थी, कोई भी इंप्लीमेंट कर सकती थी, वो इस हालत में थी। और चाहती तो पूरी तरह से नेपाल का नक्शा बदल सकती थी, आज की कंडीशन में इस हालत में थी। लेकिन जो सत्ता की भूख होती है या जो इंटरनल कलह होती है, इस वजह से ये सब सही नहीं हो पाया और नेपाल फिर से अपने पुराने रास्ते पे चल दिया। जो स्थिरता आई है मिस्टर ओली के द्वारा, इसके लिए वो बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन है उनका, इंटरनल फाइट था उसका रिएक्शन है। तो अगर इंटरनल फाइट नहीं होती, इंटरनली सब कुछ शांत होता, तो शायद उनको इस तरह से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने रिएक्ट किया। तो 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बनी थी, 2 मर्जर हुआ था, एक तो ओली साहब की पार्टी थी उसका और दूसरा प्रचंड साहब की पार्टी थी। इन दोनों ने मिलकर मर्जर किया था, मर्जर करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाया था। मिस्टर ओली के ऊपर एक प्रेशर था, उनके जो दूसरे गुट है उनका प्रेशर था कि आपको रिज़ाइन करना होगा। वो गुट दाल साहब का था, उन्होंने बोला था कि आपको चेयरमैनशिप से और जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है, दोनों पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा। और इसके लिए उन्होंने रीज़न दिया था कि आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आपने अभी तक जो काम किया वो ठीक से नहीं किया, इस वजह से आपको रिज़ाइन करना चाहिए।
तो 9 मेंबर की जो सेक्रेटेरिएट है उसमें मेजोरिटी मिस्टर दाहल के फेवर में थी, तो इस वजह से ओली साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं करता हूँ तो ये लोग मुझे सत्ता से हटा देंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए भी उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। इससे जो पार्टी के भीतर लीडरशिप में जो चेंजेस के चांसेस हैं वो पूरी तरह से ओली साहब के पास अभी भी सेफ हैं। वो चाहे तो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न रहा कि वो चाहे तो अपने हिसाब से इसको आगे रख सकते हैं। तो जब तक दूसरा इलेक्शन नहीं होता तब तक सत्ता पूरी तरह से ओली साहब के हाथ में रहेगी। दूसरा इलेक्शन अभी अप्रैल में होने वाला है, तो अभी 4-5 महीने हैं जिसमें ओली साहब इस सत्ता को आराम से एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे डिसीजन अपने फेवर में ले सकते हैं। अभी भी ये जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे उसके हिसाब से लग रहा है कि एनसीपी में अब सेपरेशन लगभग तय है। लगभग 2 फ्रैक्शन है जो अब 2 ग्रुप में बटे रहेंगे, तो वहाँ पे सेपरेशन 100% होना है, यानी एनसीपी टूटने के कगार पे है। एक दाल का फ्रैक्शन है जिसमें और भी सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें माधव कुमार नेपाल हैं, उनको को चेयरमैन बनाना चाहते थे और मिस्टर ओली को पार्टी से हटाना चाहते थे। पार्टी पोस्ट जो था उससे वो हटाना चाहते थे उसको। ये दाल का फ्रैक्शन है। अब दाल और नेपाल के फ्रैक्शन में इन्होंने क्या किया कि ये जो पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और इसे पूरे गली गली में घूम के देश के कोने कोने में इसका प्रचार किया, यानी एक जन आंदोलन करने की कोशिश की। जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस केस को सुन रही है, तो उन्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना चाहिए था अपनी हियरिंग, उसके बाद कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, यानी अपने फेवर में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करने लगे। ये दाहल और नेपाल साहब मिलकर कर रहे हैं, यानी जो दूसरा गुट ओली का वो कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ ओली हैं और जो दाहल हैं, इनके जो की लीडर्स हैं, ये अब जो इनके बीच में विभाजन हो रहा है इन दोनों लीडरों के हिसाब से हो रहा है, न कि उनका जो लाइन था, यानी वो जो फॉर्मल जो यूएमएल और मॉइस्ट पार्टी थी उसके लाइन पे नहीं हो रहा है डिवीज़न हो रहा है मिस्टर ओली और मिस्टर दाल के नाम पे। आज की डेट में इस पूरे पार्टी में ये 2 की लीडर्स हैं, इनके हिसाब से डिवीज़न किया जा रहा है। मिस्टर जो दाहल हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है नेपाल के द्वारा, और झलनाथ खनल हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ये दोनों पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये दोनों दाहल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि यूएमएल के सीनियर लीडर्स हैं। वहीं पे मिस्टर ओली हैं, उनको सपोर्ट है राम बहादुर थापा का, जो कि अभी भी उनके साथ हैं, सत्ता में है और होम मिनिस्टर हैं, और मॉइस्ट के पहले जो फॉर्मर मॉइस्ट लीडर रह चुके हैं, यानी माओवादियों के पहले नेता रह चुके हैं। आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख रहे हैं। तो ओली साहब को सपोर्ट है थापा जी का और दाहल साहब को सपोर्ट है नेपाल और खनल का। तो इस तरह से 2 गुट है, दोनों गुट को अलग अलग लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हें आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं जो पार्टी का विभाजन हो रहा है उसके लिए। अब इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा? जो ये सब चीज़ें चल रही हैं इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट निकलेगा आने वाले दिनों में, तो इसका दूरगामी प्रभाव भी कुछ होने वाला है, वो देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो इसका डोमिनो इफेक्ट है, दूरगामी प्रभाव होगा मिस्टर ओली के डिसीजन से। ये लग रहा है कि एनसीपी का विभाजन लगभग तय है। इसकी वजह से एनसीपी में जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें 2 विभाजन होना ही है, लगभग तय है, वो 2 टुकड़े में बंटने वाली है वो पार्टी। इसके लिए जो चीज़ें पीछे हुई हैं वो सब जिम्मेदार हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो बाकी देश हैं वो शांति से तमाशा देख रहे हैं। मैंने बोला था आगे कि इसमें और भी प्लेयर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज की डेट में वो चाइना है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उसने अपने एक बहुत बड़े डेलीगेशंस को नेपाल भेजा है, बोला है कि नेपाल जाइए और नेपाल की चीज़ों को समझिए। तो उसमें उनके जो एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है उसके वाइस प्रेसिडेंट है गु एओजो, काफ़ी टेढ़ा नाम है। तो ये जो एओजो साहब हैं ये अपने एक डेलीगेशन के साथ काठमांडू पहुंच गए हैं। काठमांडू पहुंच के यहाँ के जो 2 कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनसे वो अलग अलग बात कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले वो एक बार फिर पहले आए थे जब ये जो पार्टियों को मर्जर नहीं हुआ था, ये अलग अलग पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की, तो इनके मर्जर से पहले आए थे। अभी वो मर्जर के बाद जब मर्जर हो गया, ये सत्ता में आ गए, सत्ता का सुख कुछ दिन तक भोग लिया, उसके बाद फिर से टूट रहे हैं, तब वो आए। यानी स्प्लिट होने के बाद, ये सब डिजोल्व होने के बाद वो आए हैं चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनको फिर से यूनाइट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस सिनेरियो को जानने के लिए एक डेलीगेशन के साथ आए हैं और सबसे मिल रहे हैं और चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चाइना का रोल है, चाइना अपने साइड से कर रहा है। यानी चाइना की पूरी कोशिश है कि फिर से एनसीपी एक हो जाए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फिर से यूनाइट हो जाए, ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसने मेहनत की है इतने दिन तक यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, वो बर्बाद ना हो और चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पे लंबे समय तक बना रहे, जो कि चाइना के फेवर में है। वहीं दूसरी तरफ स्टेबल इंडियन ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को, जबकि इंडियन ग्रुप चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है। इंडियन ग्रुप नेपाल की पॉलिटिक्स को ढंग से जानता है, नेपाल के पॉलिटिशियंस को ढंग से जानता है, उनकी जो इच्छाएं हैं उसे ढंग से जानता है, उनके एम्बिशंस को ढंग से जानता है। तो अगर नेपाल को कोई बहुत अच्छे से समझ सकता है तो इंडिया है, और इंडिया इस समय शांत होकर एक थर्ड प्लेयर की तरह बाहर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। यानी इंडिया की जो पॉलिसी आज की डेट में वेट एंड वॉच की, वेट करो और देखो क्या हो रहा है। तो इंडिया का आज की डेट में यही रोल है, वो अपना रोल इस तरह से प्ले कर रहा है। तो एनसीपी में जो ये साजिश हुई है जिसकी वजह से ये टूटी है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी होता रहा। तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि ये हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है नेपाल का, वो बहुत बार टूटा है, बहुत बार मर्जर हुई है। ये पहले काफ़ी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये अभी नई घटना है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अगर वो चाहते तो और इस सत्ता को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सोच के लोग थोड़ा आश्चर्य में, बल्कि इसके स्प्लिट होने से किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। इतिहास में पहले भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो चलिए थोड़ा इतिहास में नज़र डालते हैं और देखते हैं कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है कितनी बार टूटी और कितनी बार मर्जर हुआ है, देख करके देखते हैं। तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पिछले 1949 में कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको सपोर्ट किया था इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने।
फिर इस पार्टी पे 1952 से लेकर 1956 तक बैन कर दिया गया नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा, और बोला गया कि ये पार्टी पूरी तरह से उग्रवाद को समर्थन करती है, इसलिए इसे सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो पूरी तरह से बैन थी। और जैसे ही 1959 में इलेक्शन हुआ, उसके पहले उसे फिर से उसके ऊपर से बैन हटाया गया और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट की थी 1959 के। अब उस इलेक्शन में क्या हुआ था कि टोटल 109 सीट थी, उसमें से उसको केवल 4 सीट मिली थी, बाकी सीट पर वो नहीं जीत पाई थी। तो नेपाली कांग्रेस जो पार्टी थी उसने गवर्नमेंट फॉर्म किया था, और वहाँ के राजा थे महेंद्र सिंह। उन्होंने 1960 में क्या किया कि वहाँ की जो पार्टी थी उसे डिसॉल्व कर दिया। ये 1959 से लगभग 1 साल ही चल पाई, फिर नेपाली कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करके पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले ली वहाँ के राजा महेंद्र सिंह, और पूरे नेपाल में पंचायत सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया, यानी पूरे नेपाल में पंचायत सिस्टम लगा दिया। और ये सब 1960 से लेकर 1990 तक चलता रहा। तो यानी 1960 से 1990 तक 30 सालों तक नेपाल पूरी तरह से राजा के अधीन रहा, यानी वहाँ पर मोनार्की आ गई थी, राजतंत्र चल रहा था। अब इस पीरियड में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट था वो बहुत बार टूटा, बहुत बार उनकी पार्टियों में फ्रैक्शन हुई, बहुत बार अलग अलग विभाजित हुई, काफ़ी कुछ हुआ इस बीच में, इस 30 सालों में। नक्सलाइट मूवमेंट हुआ नेपाल में। उसके बाद क्या हुआ कि एक रेडिकल लेफ्टिस्ट ग्रुप था, वो जो वहाँ का ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है झापा का, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा उग्रवाद मचाया, बहुत सारी तोड़फोड़ की, बहुत सारा उपद्रव किया, और उसको लीड कर रहे थे ओली साहब। तो उसमें ओली साहब भी थे, उसका नाम दिया गया झपेली मूवमेंट। बाद में ओली साहब को उसके लिए अरेस्ट भी किया गया। फिर जो उसके और जो पाली के जो मेंबर थे झपेली ग्रुप के, वे आए और उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिसको नाम दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये 1978 में बनी। उसी समय जो दूसरा रेडिकल ग्रुप था, रेडिकल कम्युनिस्ट ग्रुप था, जो इंस्पायर्ड था माओइस्ट आइडियोलॉजी से, उन्होंने आके 4th कन्वेंशनल ग्रुप फॉर्म किया 1974 में, और उसको लीड किया मोहन विक्रम सिंह ने, मोहन विक्रम सिंह, इन्होंने उस ग्रुप को लीड किया। तो CPN-ML जो कि इमर्ज हुई लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में नेपाल में 1919 में। 1990 में CPN-ML एक बहुत बड़ी पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी बन के उभरी। उन्होंने एक जन आंदोलन को में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसे पूरी तरह से लीड किया, और उसका नारा था कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसे लानी होगी, और जो राजा का शासन है उसे पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। तो इस तरह से वो एक अपोजिशन पार्टी बन के निकले, जो अपोजिशन पार्टी को लीड कर रहे थे। CPN-ML जो बाद में चल के CPN-UML बना, वो CPN मार्क्सिस्ट के साथ मर्ज हो गया था। तो CPN-ML CPN मार्क्सिस्ट के साथ मर्ज होकर CPN-UML बन गया। UML फॉर्म किया गया मेजॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें मनमोहन अधिकारी 1994 में इसको फॉर्म कर पाए थे, और लेकिन वो 9 महीने ही चल पाई वो सरकार। तो सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई और सरकार फिर से गिर गई, और फिर से उसमें एक और विभाजन हो गया। जो उसके सीनियर लीडर थे वामदेव गौतम, वो उससे अलग हो गए 1998 में। वामदेव गौतम वही है जो आज की जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें मेंबर है, उसके हिस्सा है आज की डेट में, जो अभी मिस्टर दहल के साथ में है। माओइस्ट का जो 4th कन्वेंशन हुआ था उसमें भी विभाजन हुआ था। उसमें एक ग्रुप था CPN मसल लेड बाय दहल, एक को CPN मसल था जिसको दहल साहब लीड कर रहे थे, जो दूसरा जो CPN मसल था उसको भटारिया साहब लीड कर रहे थे। तो ये यानी जो माओइस्ट 4th कन्वेंशन था उसका जो विभाजन हुआ उसमें इस तरह से हुआ। तो इसमें भी 2 गुट बना था। तो इसके अतिरिक्त CPN 4th कांग्रेस था, वो भी उसको निर्मला लामा जी लीड कर रही थी, वो 1990 तक चला। उसके बाद ये पार्टी जो थी ये भी एक साथ आई, और इन्होंने बनाया CPN यूनिटी सेंटर, उसके जो पॉलिटिकल फ्रंट बना, और उसको नाम दिया गया यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट नेपाल, जिसको लीड किया भटारिया साहब ने। ये भटारिया साहब वही हैं जो CPN मसल को लीड किए थे पहले, जो माओइस्ट 4th कन्वेंशन में कोई विभाजन के समय बना था। तो इस तरह से इसमें चलता रहा। फिर बाद में और भी आगे चीज़ें हुई, और इन्होंने मिलकर जो UML पार्टी थी उसने यहाँ पे बहुत बड़ा जन आंदोलन किया, और उन्होंने बोला कि हम राजा के शासन को नहीं मानेंगे, यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और कम्युनिस्ट का जो रूल है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसके साथ उन्होंने 40 मांगे रखी और बोला कि नेपाल का संघीय पुनर्गठन होना चाहिए, और नेपाल को सेकुलर स्टेट बनाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम जगह जगह उपद्रव मचाएंगे, जगह जगह हम हथियारों के साथ प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है तोड़ फोड़ करें, बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो बहुत सारी धमकियाँ दी, और बोला कि हमारी जो 40 डिमांड है वो आपको माननी होगी। तो इस अल्टीमेटम के साथ उन्होंने बोला कि हम उग्रवाद का सहारा लेंगे, अगर आप हमारी डिमांड को नहीं मानोगे तो आपको हमारी डिमांड माननी पड़ेगी। इस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो ये जो माओइस्ट इंसर्जेंसी थी, इसमें दहल साहब भी साथ में थे जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी तरफ था एक लगभग डिकेड तक जो नेपाली कांग्रेस थी, UML थी, इस तरह से टोटल 8 पार्टियों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और उन्होंने जो मोनार्की थी उसे रिजेक्ट कर दिया। बोला कि नहीं, अभी यहाँ पे मोनार्की नहीं रहेगी, यहाँ पे राजा का शासन नहीं रहेगा, यहाँ पे लोकतंत्र आना चाहिए। तो 2007 में फिर से जन आंदोलन हुआ। उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक नई असेंबली बनी जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एक नवनिर्वाचित विधानसभा का गठन हुआ, जो बाद में एक संवैधानिक गणराज्य के रूप में परिवर्तित हो गया। तो बाद में एक जाके कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बना।
फिर स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग का इशू आया, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। इसमें दो धड़ थे, एक नेपाली कांग्रेस थी और ईएमएल थी। इनका मानना था कि जो प्रोविंसेस बनेंगे वो बेसिक जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से बनाने चाहिए। लेकिन एक गुट था ओली साहब का, वो बोले थे नहीं ऐसा नहीं होगा, इतनी के फेडरलिज्म को हम मान्यता नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि जो प्रोविंस बनेंगे वो किसी जो उनकी इंटरनल पहचान है उसके हिसाब से नहीं बनने चाहिए, वो हमारे हिसाब से बनने चाहिए। तो इसको उन्होंने मानने से मना कर दिया, जबकि इसको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। जो मधेसी थे वो और जो मुआइश थे वो भी इसके सपोर्ट में थे कि नहीं, जो हमारी आइडेंटिटी है उसके हिसाब से प्रोविंस को बनाना होगा। लेकिन ओली साहब ने मना कर दिया था और बाद में वही चीज़ें फाइनल हुई जो ओली साहब चाह रहे थे, क्योंकि जो 2017 का इलेक्शन हुआ उसको ओली साहब पूर्ण बहुमत से जीत गए। उसमें ओली साहब ने बहुत ज़्यादा सीटें जीत ली। तो ओली साहब एक बहुत अच्छे लीडर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरे, जिसकी वजह से जो दहल का गुट था उसे और जो बाकी गुट थे उनको उनकी बात माननी पड़ी और ये जो इशूज़ था उसको उन्होंने ठंडे बस्ती में डाल दिया। तो इस तरह से फिर जो वहाँ के प्रोविंसेस बने, प्रोविंसेस का गठन हुआ जो लगभग ओली के फेवर में गया। अब जब ओली एक सुपर पावर बन के उभरे, ओली के पास बहुत बड़ी मेजॉरिटी आई और ओली की पार्टी बहुत जगह जगह से जीती और पूरी तरह से एक नेशनल लीडर के रूप में उभरे। तो उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ पावर भी अपने पास रखनी शुरू कर दी। उन्होंने जो कोलिजन हुआ, दोनों गवर्नमेंट मिलकर बनी थी, दहल और ओली साहब ने अपनी अपनी पार्टी को मर्ज करके जो नेशनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, तो उसके चेयरमैन की पोस्ट और जो प्रेसिडेंसी की पोस्ट थी वो दोनों ओली साहब ने अपने पास रख ली। चेयरमैन की पोस्ट को उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दहल साहब के साथ शेयर करूँगा, लेकिन प्रेसिडेंसी पूरी तरह से मेरे पास रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने लगभग दोनों पोस्ट अपने पास रख ली। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट इसलिए आया क्योंकि अभी तक की जो कम्युनिस्ट पार्टी रही है, उनकी जो लाइन रही है, आइडियोलॉजी रही है, वो पूरी तरह से उनकी अपनी सोच पे रही है और वो तब की रही है जब वो अपोजिशन में थे। अक्सर जो कम्युनिस्ट है वो अपोजिशन में ही रहते हैं, अपोजिशन में रह के उन्होंने जो विचारधारा डेवलप की है उसी सोच पे वो चलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें सत्ता मिलने लगी, सत्ता के साथ साथ सुख मिलने लगा, तो उनके अंदर ईगोज आ गया, उनके अंदर एम्बिशंस बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है कि उनके अंदर टूट पड़ी, उनके अंदर फूट होने लगी और फिर से पार्टी विभाजित हो गई। तो जब तक वो अपोजिशन में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब तक ये यूनाइट थे, एक साथ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो सत्ता में आ गए, पावर का सुख उन्हें मिलने लगा, फिर से उनके अंदर ईगोज आने लगे, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से वो पार्टी लाइन से बाहर चले गए और उनके अंदर फिर से विभाजन हो गया। तो एक बहुत बड़ा कारण है उनके अंदर विभाजन का। तो जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत बड़ी रिसिपेंट रही है, वो बहुत बड़ी, आप बोल सकते हो कि एक ऐसी पार्टी है जिसको बहुत सारे चंदे मिलते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उनको चंदा देते हैं ताकि वो जो डेवलपमेंट के काम है वो कर सके। तो जो सत्ता में नहीं थे तब भी उनको चंदा मिलता था और उस चंदे से वो अपने पार्टी लाइन की जो आइडियोलॉजी थी उसे फॉलो करते थे, उसकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते थे, अपने वर्कर्स को बांध के रखते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद थोड़ा सा उनमें ईगो आया क्योंकि पैसे बहुत मिलने लगे और पूरी पावर उनके पास आ गई, तो पूरी तरह से एनजीओ पे डिपेंड नहीं रहने लगे, वो बहुत हद तक सेल्फ डिपेंडेंट होने लगे। ये भी एक रीज़न था उनके स्प्लिट होने का। अब जबकि नेताओं के लिए क्या होता है कि सत्ता में होना उनके समर्थन के नेटवर्क को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नेता सत्ता में है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके समर्थक हैं उनका जो नेटवर्क है उसे वो बनाए रखें, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब वो अपने सपोर्टर्स का नेटवर्क बनाने में जुट जाते हैं तो जो पार्टी की विचारधारा होती है उसके प्रति वो थोड़े कम वफादार हो जाते हैं, यानी वो विचारधारा से थोड़ा हटने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो अपनी चिंता होने लगती है, अपने समर्थक की चिंता होने लगती है। तो जब ये सब चीज़ें होने लगी, वो विचारधारा से दूर होने लगे, तो उनमें बदलाव होना स्वाभाविक था और बदलाव हुआ, जिसकी वजह से जो विभाजन है वो विभाजन साफ साफ दिखा जा सकता है। ये विभाजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके अंदर बदलाव आया और वो बदलाव इसलिए आया क्योंकि उनको अपने समर्थकों की चिंता होने लगी, अपने नेटवर्क की चिंता होने लगी, अपने खुद की चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए दूसरों के समर्थन की जरूरत थी। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से नेपाल की पॉलिटिक्स में इतना सारा भूचाल आया और वो लगभग टूटने की कगार पर खड़ी है और हो सकता है आने वाले दिनों में टूट जाए और फिर से वहाँ पर इलेक्शन हो। तो ओली साहब को कहीं ना कहीं लगता है कि टूटने के बाद भी वो फिर से एक नेशनल लीडर बन के उभरेंगे और हो सकता है इस बार वो और ज़्यादा बहुमत के साथ उभरे और वो एक फिर से अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाए जिसमें सिर्फ उनकी पार्टी हो और कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट न बने। तो ये उनकी सोच है, लेकिन देखते हैं वो अप्रैल में पता चलेगा कि क्या होगा और कौन जीत के आएगा, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, क्या फिर से वो 2/3 की मेजोरिटी में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कि नेपाल की पॉलिटिक्स में आने वाले दिनों में क्या होता है। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आर्टिकल आएंगे और आर्टिकल आएंगे तो हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।